हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रखा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलरिटी के बारे में। तो आज पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में रेगुलर पॉइंट। मान लीजिए एक फंक्शन था f जो d से c में डिफाइंड था। z0 d का एक इंटीरियर पॉइंट था। तब इस z0 को इस फंक्शन f का रेगुलर पॉइंट कहेंगे अगर आपको एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाए कि z0 को सेंटर बनाया और डेल्टा रेडियस की एक ओपन डिस्क बनाई। इस ओपन डिस्क के अंदर हर एक पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, तब ये z0 इस फंक्शन f का रेगुलर पॉइंट कहलाता है। तो कोई भी पॉइंट किसी फंक्शन का रेगुलर पॉइंट कब कहलाएगा? जब वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, साथ में ही उस पॉइंट के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क खींची जा सके जिसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। तब हम कहते हैं कि वो पॉइंट z0 उस फंक्शन का रेगुलर पॉइंट है। इसके बाद हमने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शन के बारे में। एक फंक्शन है f विच इज डिफाइंड फ्रॉम d टू c। इसको हम कहते हैं फंक्शन f को d पर एनालिटिक अगर d का हर एक पॉइंट इस फंक्शन का रेगुलर पॉइंट हो जाए। या हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी अल्टरनेटिव कि d के प्रत्येक पॉइंट पर कि फंक्शन f डिफरेंशिएबल हो जाए, तब भी हम कहते हैं कि फंक्शन f d पर एनालिटिक फंक्शन है। अब आगे आज पढ़ते हैं सिंगुलरिटी ऑफ a function. Let f is defined from d to c be a function. f एक फंक्शन है जो d से c में डिफाइंड है। Then z0 belongs to c is said to be a singular point of f. तब z0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कहेंगे f का सिंगुलर पॉइंट। और f is a singular point Singularity of a function. Let f is defined from d to c be a function. f d से c में डिफाइंड एक फंक्शन है। z0 belongs to c, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। या f इज सिंगुलर एट z0, या कहेंगे कि f z0 पर सिंगुलर है इफ z0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स। कहने का मतलब जो z0 है वो रेगुलर पॉइंट्स के जो सेट है उसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए, बट नॉट इटसेल्फ ए रेगुलर पॉइंट, लेकिन खुद एक रेगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक फंक्शन है जो d से c में डिफाइंड है, z0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब इस z0 को इस फंक्शन f का सिंगुलर पॉइंट कहेंगे अगर z0 f के जो रेगुलर पॉइंट्स का सेट है उसका लिमिट पॉइंट हो जाए, लेकिन z0 खुद एक रेगुलर पॉइंट नहीं है, तब हम कहते हैं कि z0 एक सिंगुलर पॉइंट है फंक्शन f का। अगर हमको किसी फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स का सेट है उसको निकालना है तो उसको डिनोट करते हैं कैपिटल S से। अरे होता क्या है कि जो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स हैं उनका आप डेराइव्ड सेट निकालो। कहने का मतलब उनके लिमिट पॉइंट का सेट निकालो r प्राइम, और उसमें से जो रेगुलर पॉइंट्स हैं उसको निकाल दो, तो जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज को। जैसे एक फंक्शन है fz बराबर z अपॉन साइन z, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके हम सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स निकालें। तो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स, इसको दिक्कत कहाँ है? जहां इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 है। तो इसको दिक्कत कहाँ है? जहां इसका डिनोमिनेटर 0 है, वही तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां साइन z 0 हो जाएगा। और साइन z बराबर 0, तो साइन 0 कब होता है? तो एंगल कितना हो जाए? n पाई। तो यहां से z की वैल्यू क्या हो गई? n पाई। तो कहने का मतलब जो z की वैल्यूज हैं, और n हम कहां से ले रहे हैं? इंटीजर से। तो z की वैल्यू जो इसके बराबर आ रही है n पाई के बराबर, वहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके अलावा हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सेट ऑफ जो रेगुलर पॉइंट्स बनेगा वो क्या बनेगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से हम घटा दें n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो इसके जो रेगुलर पॉइंट्स का सेट बना वो क्या बन गया? ये बन गया। तो अगर इनको हम ड्रॉ करें, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। इन पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करता हूं जहां जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो पाई, n की वैल्यू 2 रखूं तो 2 पाई, n
3 रखूं तो 3 पाई, 0 रखा तो 0, -1 रखा तो -पाई, -2 रखा तो -2 पाई, -3 पाई, ऐसे ड्रॉ करते रहेंगे। इस फंक्शन के जो रेगुलर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को छोड़कर -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन, इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कहने का मतलब इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स हैं वो इस सेट के रेगुलर पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, इस सेट के लिए जब हमको सिंगुलर पॉइंट्स का सेट फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, आर प्राइम, और उसमें से क्या कर देंगे, आर को घटा देंगे। तो आर प्राइम का मतलब क्या है, आर के जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है वो, है ना। तो ये इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट क्या हैं, रेगुलर पॉइंट्स। तो यहां मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया, है ना, तो आर्बिट्री पॉइंट के अराउंड मैंने कोई भी ओपन डिस्क बनाई, कितनी छोटी क्यों ना बनाऊं, इसके अंदर इनफाइनाइट रेगुलर पॉइंट आएंगे इस फंक्शन के। कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर इस एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या है, इसके लिमिट पॉइंट है। नीचे भी मैंने कोई पॉइंट लिया, इसके अराउंड कोई ओपन डिस्क बनाई, ठीक है, तो इस ओपन डिस्क के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं आर के, तो ये भी क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट। तो इधर भी कोई पॉइंट होगा वो भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, इधर भी कोई पॉइंट होगा वो भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक ओपन डिस्क बना सकता हूँ जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं सेट आर के, है ना। अगर मैं पाई को भी सेंटर बना के एक ओपन डिस्क बनाऊं तो इसके अंदर भी आर के कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। कहने का मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट आर का लिमिट पॉइंट है। तो जो आर प्राइम बना वो क्या बन गया हमारे पास, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम इस सेट के लिए सिंगुलर पॉइंट का जो सेट निकाले वो क्या हो जाएगा, आर प्राइम में से आर घटाओ। तो आर प्राइम में से जब आर घटाया, आर प्राइम बोले तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें से ये सेट घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। तो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स क्या हो गया हमारे पास, n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। या सीधे भी आप निकाल सकते हैं, तो मैंने डेफिनेशन के हिसाब से बताया। आपको अगर सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं तो देखो सीधे निकालेंगे आप कैसे, कि इसको दिक्कत कहाँ है, इस हमारा लिस्ट बी का फंक्शन है, इसको दिक्कत कहाँ होती है, जहां इसका डिनोमिनेटर 0 हो। तो इसका जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स बनेगा इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जहां पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो z बिलोंग्स टू c और साइन z बराबर 0, तो साइन z बराबर 0 इसको हम लिख सकते हैं साइन n पाई, और n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो यहां से z किसके बराबर आ गया, n पाई के बराबर, है ना। तो यहां से हमारे पास z किसके बराबर आ गया, n पाई के बराबर, और n कहां से ले रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारा जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स बना वो क्या बन गया, n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है वो फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे मेरे पास जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसके अगर मैं सिंगुलर पॉइंट्स निकालूं तो उसके सिंगुलर पॉइंट्स का जो सेट S बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए इसको दिक्कत कहां होगी, जहां इसका डिनोमिनेटर 0 होगा, e की पावर z-1 क्या हो जाए, 0 के बराबर। अब पीछे वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, e की पावर z-1 इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकता हूं e की पावर z इक्वल टू 1, और e की पावर z इक्वल टू 1 इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा 2n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z, है ना। तो यहां से स्मॉल z किसके बराबर हो गया, 2n पाई आयोटा, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसका जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स बना इसका वो क्या बना, 2n पाई आयोटा सच दैट n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उसके सेट को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको ये फंक्शन दे रखा है एफ जेड बराबर 1 अपॉन ई की पावर जेड प्लस 1 एंड एस इज द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ, देन इक्वेशन आया हुआ है तब ये ऑप्शन दे रखे हैं कि एस 5 होगा, दूसरा है कि एस कॉम्पैक्ट होगा, तीसरा है कि एस क्लोज्ड होगा, चौथा है कि एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। तो हम सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे। तो इस एस के अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जहां, देखो इस फंक्शन को देखो,
तो इस फंक्शन में कोई दिक्कत कहाँ होगी, जहां इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जहां e की पावर z प्लस 1 किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को। e की पावर z प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर z इक्वल टू -1, और ये होता है e की पावर 2n प्लस 1 पाई आयोटा, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां से हमारे पास जो z की वैल्यू है, कंपेयर किया तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2n प्लस 1 पाई आयोटा, और n हम कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट्स का सेट बना वो क्या बन गया, 2n प्लस 1 पाई आयोटा, और n हम कहां से ले रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया। अब एक चीज देखो, जो पहला ऑप्शन है कि s बराबर 5, ये तो गलत हो गया। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, जितने इंटीजर उतने पॉइंट आते जाएंगे। अगर n की वैल्यू 1 रखूं मैं तो कितना हो गया, 3 पाई आयोटा। n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो पाई आयोटा, n की जगह -1 रखा तो माइनस पाई आयोटा। तो कितने पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, कॉम्पैक्ट। कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो, है ना। तो ये सेट, अगर इस सेट की बात करते हैं तो अनबाउंडेड है ना, क्योंकि ये तो देखो n की वैल्यू 1 रखा तो 3 पाई आयोटा, 2 रखा तो 4 पाई बाय आयोटा, 3 रखा तो ये हो गया 7 पाई आयोटा, और 4 रखा तो 9 पाई आयोटा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये सेट बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, बाउंडेड प्लस क्लोज्ड, तब हम उस सेट को कॉम्पैक्ट कहते हैं। आगे आता है कि S इज क्लोज्ड, तो ये सेट क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज्ड कैसे हो जाएगा, देखो अगर इस सेट S के जो मैं लिमिट पॉइंट्स का सेट निकालू तो वो क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों, कि अगर इस सेट के जो पॉइंट्स हैं उनको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये y एक्सिस पे आएंगे, 0 तो आएगा नहीं इसके अंदर। n की जगह मैंने कितना रखा, n की जगह 1 रखा तो ये आ गया, n की जगह मैंने 1 रखा तो ये आ गया 3 पाई आयोटा, 3 पाई आयोटा। और अगर -1 रखा होता तो -1 रखा, -2 प्लस 1 तो कितना आ जाता, n की जगह -1 रखा तो ये हो गया -2 प्लस 1 पाई आयोटा। तो ये कितना आता हमारे पास, -k पाई आयोटा। और पॉइंट रखेंगे, है ना, तो इसके जो पॉइंट्स है उनके बीच में प्रॉपर गैप है ना। तो इस सेट का जो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां अगर मैं कोई पॉइंट लूं उसके अराउंड अगर ओपन डिस्क बनाऊं तो इस सेट का एक भी पॉइंट इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यहाँ का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यहाँ का कोई पॉइंट भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यहाँ का कोई पॉइंट भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। खुद इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अराउंड अगर मैंने ओपन डिस्क बनाई तो इस ओपन डिस्क के अंदर इसके अलावा इस सेट का कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। जबकि लिमिट पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि Z0, मान लीजिए किसी सेट D का लिमिट पॉइंट होगा तो Z0 को सेंटर बना के कोई सी भी ओपन डिस्क बनाए, वो इस सेट के कितने एलिमेंट कंटेन करनी चाहिए, इनफाइनाइट। तब हम कहते हैं कि Z0 उस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो ये सेट कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रखता। इसका मतलब S डैश किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। तो ये किसका सबसेट है, S का, क्योंकि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट, एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है ना। तो यहां से देखो एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट, तो 5 सबसेट हो गया S का। इसका मतलब जो S प्राइम है वो S का सबसेट हो गया। तो यही तो कंडीशन है क्लोज्ड होने की। तो ये सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि S इज काउंटेबली इनफाइनाइट, तो ये सेट इनफाइनाइट तो है ही, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं। और काउंटेबली का मतलब कैसे, देखो जैसे जैसे मैं इंटीजर की वैल्यू रखूंगा वैसे वैसे मेरे को इस सेट के अंदर पॉइंट्स मिलते जाएंगे। कहने का मतलब ये जो सेट है वो इक्विवेलेंट है इंटीजर के सेट के, और इंटीजर का जो सेट है वो खुद क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो ये सेट भी क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट। इसमें ये दो ऑप्शन से हो जाएंगे। ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि ये सेट बाउंडेड नहीं है, क्लोज्ड तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है। अगर बाउंडेड होता तो ये कॉम्पैक्ट भी हो जाता। अब आगे देखते हैं, देखो अगर कोई लिस्ट ए का फंक्शन है तो लिस्ट ए के फंक्शन के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि वो प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। उसका हर एक पॉइंट उसका रेगुलर पॉइंट होता है, तो उसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। इसलिए उसके लिए जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5 बनेंगे। सपोज करो आपको कोई एक फंक्शन दिया f z बराबर e की पावर z और कहे
कि इस फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स है उसका सेट फाइंड करो, तो आप सीधे कह देंगे कि एस बराबर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि हमारी लिस्ट ए में आता है। तो लिस्ट ए के जितने भी फंक्शंस हैं उनका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है, इसलिए उनका जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट बनेगा वो हमेशा 5 बनेगा। इसके बाद अगर हमारा कोई फंक्शन लिस्ट बी में है तो लिस्ट बी के फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एफ आई जेड अपॉन एफ जे जेड, और एफ आई और एफ जे दोनों किसके फंक्शन होते हैं, लिस्ट ए के। इसके जो सिंगुलर पॉइंट्स का सेट बनेगा, इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनके लिए इनका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है, इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनके लिए इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। इसके बाद आता है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन लेने हैं लिस्ट सी का, तो लिस्ट सी का फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, के जेड बराबर एफ एच ऑफ जेड। एफ हमारी लिस्ट ए का होता है, एच हमारी लिस्ट बी का होता है। अगर के सिंगुलर पॉइंट्स का सेट निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या कर लो, एच की जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उसका सेट निकाल लो, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब के को तकलीफ वही होगी जहां एच को तकलीफ होगी। तो जैसे मैं मान लीजिए कोई फंक्शन दिया मेरे को, एफ जेड बराबर साइन 1 अपॉन जेड, ये लिस्ट सी का फंक्शन है। देखो ये लिस्ट ए का, वन भी लिस्ट ए का और ये भी लिस्ट ए का, या हम ऐसे भी देख सकते हैं ये लिस्ट ई का ए का और ये लिस्ट बी का। ये फंक्शन हमारे कौन सी में बन गया, लिस्ट सी में। इसको तकलीफ कहाँ होगी, जहां एच जेड को तकलीफ है, और एच जेड हमारे पास क्या है 1 अपॉन जेड, इसको तकलीफ कहाँ है, जेड बराबर 0। इस सेट का, इस फंक्शन का जो सिंगुलर पॉइंट्स का सेट बना उसके अंदर 0 आएगा केवल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी के जो सिंगुलर पॉइंट्स का सेट है उनको डिस्कस कर सकते हैं। लिस्ट ए के फंक्शन का कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है, लिस्ट बी के फंक्शन अगर का सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं तो आप क्या करो, इसके जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के बराबर रखो, और जेड की जिन जिन वैल्यूज के लिए ये एफ जेड 0 हो रहा है, एफ जे जेड 0 हो रहा है, वो इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट होंगे। और अगर लिस्ट सी का फंक्शन है तो इसको तकलीफ वही होगी जहां एच जेड को तकलीफ होगी। इसके अलावा और एग्जांपल करते हैं, इससे आपके और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये आपको फंक्शंस दे रखे हैं, इनके सिंगुलर पॉइंट्स का जो सेट है वो हम फाइंड करेंगे। तो मैं पहले वाला सवाल कर रहा हूं। अब इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो इसको देखो तकलीफ कहां होगी, डिनोमिनेटर किसी भी पोर्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको तकलीफ कहां होगी, जहां जहां इसका साइन जेड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 1 अपॉन साइन जेड, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट बनेगा, वो क्या बनेगा, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जहां 1 अपॉन साइन जेड, इसका जो डिनोमिनेटर है बोले तो साइन जेड, वो 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसको तकलीफ कहां होगी, जहां साइन जेड 0 हो रहा है, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए साइन जेड 0 हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं साइन जेड इक्वल टू 0, तो ये होता है साइन एन पाई के बराबर, और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां से जेड किसके बराबर आ गया, एन पाई के बराबर, और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन इज एन पाई सच दैट n belongs to set of integers। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड वाले एग्जांपल की। देखो इसको तकलीफ कहां होगी, देखो डिनोमिनेटर चाहे किसी भी पोर्शन का हो वो 0 नहीं होना चाहिए। एक तो तकलीफ इसको देखो 1 अपॉन जेड है ना, तो ये जेड 0 नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर बन रहा है 1 अपॉन जेड, है ना, e की पावर 1 अपॉन जेड, तो जेड 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सिंगुलर पॉइंट में तो 0 तो आएगा आएगा। दूसरी बात 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 1, तो इस पूरे पोर्शन का जो डिनोमिनेटर है ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो और देखो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएंगे यूनियन जेड बिलोंग्स टू सी, जहां ई की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 1 किसके बराबर हो रहा होगा, 0 के बराबर। और की बात करें तो ये पूरा, या ये इस पूरे को देखें तो 1 अपॉन साइन ऑफ 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 1, है ना, ये पूरा आ रहा है। तो इस पूरे के डिनोमिनेटर की बात करें तो ये भी तो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यूनियन, इसी क्या क्या आ जाएगा, यूनियन, इसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनके लिए साइन 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान रखना डिनोमिनेटर चाहे कोई से भी पोर्शन में हो वो 0 नहीं होना चाहिए। कैसे किया हमने, देखो इसके सिंगुलर पॉइंट से सेट की बात करें तो 1 अपॉन जेड, तो यहाँ डिनोमिनेटर आ रहा है ना जेड, तो जेड 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको देखे केवल, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, e की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 1, तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो जहां 0 हो जाएगा वहीं सिंगुलर पॉइंट मिल जाएंगे। तो
तो हमने क्या सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं, तो हमने वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए जिनके लिए इस पोर्शन का, केवल इस पोर्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है। जब हमने पूरा फंक्शन देखा तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, पूरा ये वाला पोर्शन। तो अब हम क्या करेंगे, जब सिंगुलर पॉइंट का सेट निकालेंगे तो उन सारे पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे जहां ये पूरा वाला 0 हो रहा है। ये कर दिया। अब एक एक को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं कि e की पावर 1/z माइनस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से e की पावर 1/z इक्वल टू 1, और ये होता है e की पावर 2n पाई आयोटा, 2n पाई आयोटा। e की पावर 1/z इक्वल टू 1 बराबर e की पावर 2n पाई आयोटा। और n कहां से आ रहा है, इंटीजर से। साथ में हम n को 0 भी नहीं दे सकते, 0 को हम निकाल देंगे। अभी समझ में आ जाएगा 0 क्यों नहीं दे सकते। तो 1/z किसके बराबर आ गया, 2n पाई आयोटा। तो यहां से जो z की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/2n पाई आयोटा। और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन इसके अंदर 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को इंक्लूड कर दो इनफाइनाइट बन जाएगा ना। तो यहां से हमारे पास देखो जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स बना, एक तो 0 तो आ ही रहा था इसके अंदर, यूनियन। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2n पाई आयोटा सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और इसमें से हमने 0 को निकाल दिया, यूनियन। अब आगे वाला सॉल्व करें, ये वाला सॉल्व करें। तो ये वाला अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 1/e की पावर 1/z माइनस 1, ये 0 के बराबर। और ये 0 कब होता है, साइन n पाई पर। तो यहां से हमारे पास 1/e की पावर 1/z माइनस 1। तो यहां से 1/e की पावर 1/z माइनस 1, ये किसके बराबर हो गया, n पाई के बराबर। तो यहां से e की पावर 1/z माइनस 1 इक्वल टू 1/n पाई। और यहां से हमारे पास e की पावर 1/z इक्वल टू 1 प्लस 1/n पाई। और अगर आगे सॉल्व करें हम इसको, आगे इसको हम सॉल्व करें तो हम एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो यहां बचेगा 1/z इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 1/n पाई। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, z की। तो z बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1/n पाई, और इसकी पावर कितनी आ गई, माइनस। तो यहाँ पर हमारे और जो पॉइंट्स बनेंगे, दोबारा लिख देता हूँ सेट एस को। तो जो हमारे पास सेट एस बना वो क्या बना था, एक तो 0 तो इसके अंदर आ ही रहा था, यूनियन 1/2n पाई आयोटा सच दैट n बिलोंग्स टू z0, लिख सकता हूँ z0 का मतलब नॉन जीरो इंटीजर, यूनियन। यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई z की वो आ गई 1/log ऑफ 1 प्लस 1/n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन यहां भी 0 नहीं दे सकते, ये अपॉन में 0 आ रहा है। ये सेट ऑफ जो सिंगुलर पॉइंट्स है वो ऐसे बन गए। तो आपको क्या करना है, देखना है कि डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए, और ऐसी कंडीशन यूज करके आप किसी भी फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उसका सेट फाइंड कर सकते हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि अगर मान लीजिए fz बराबर 1/pz, और pz एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री k का, एंड s बराबर द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ fz। और s क्या है, जो fz है उसके सिंगुलर पॉइंट का सेट है। तब s के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला है s मे बी एम्प्टी, दूसरा है कार्डिनलिटी ऑफ s इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, कार्डिनलिटी ऑफ s इक्वल टू k, कार्डिनलिटी ऑफ s लेस देन इक्वल टू k। सपोज करो pz बराबर कोई कांस्टेंट हो जाए, तो ये भी तो एक पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री 0। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन कहीं भी सिंगुलर पॉइंट नहीं रखता है ना। इसका मतलब है कि s फाई हो सकता है, s में भी एम्प्टी। कब, जब pz मान लीजिए क्या आ जाए, 0 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बोले तो कांस्टेंट। जब ये pz कांस्टेंट हो जाएगा तो 1/pz भी
कांस्टेंट हो जाएगा, और एफ जेड कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा तो ये कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं रखेगा। उस केस में जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट है वो फाई हो सकता है। तो एक केस तो ये भी बन सकता है कि एस में भी फाई। दूसरी बात, अगर पी जेड की बात करूं तो इस फंक्शन को तकलीफ कहां होगी, जहां जहां पी जेड जीरो होगा। कहने का मतलब अगर सिंगुलर पॉइंट का सेट हम फाइंड करें तो उसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनके लिए इसका डिनोमिनेटर बोले तो पी जेड जीरो हो जाए। और पी जेड क्या है, के डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, के रूट हो सकते हैं। तो इसके जो कार्डिनलिटी होगी एस की, मतलब सिंगुलर पॉइंट के जो सेट की कार्डिनलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, के, क्योंकि पी जेड के ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं, के, और जितने रूट होंगे उतनी हमको क्या मिलेंगे, सिंगुलरिटी। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी, के, और इससे कम भी तो हो सकते हैं। एक ये ऑप्शन सही हो गया, एक ये ऑप्शन सही हो गया, बाकी ये दो ऑप्शन गलत हो गए। इंपॉर्टेंट चीज देखें, द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एनी फंक्शन इज क्लोज्ड। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उसका सेट हमेशा क्लोज्ड होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, डिस्कस द सेट ऑफ सिंगुलरिटीज फॉर, ये फंक्शन दे रखा है एफ जेड, इसकी वैल्यू 1 है जब मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1, और इसकी वैल्यू 2 है जब मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस, यूनिट रेडियस का मैंने एक ओपन डिस्क बनाई है। इस ओपन डिस्क के अंदर फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी है, 1, क्योंकि मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उस ओपन डिस्क को जिसका सेंटर और रीजन है और रेडियस 1 है ना। और बाहर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2। यहां तक कि बाउंड्री पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो बाहर की बात करें तो एफ जेड बराबर 2 कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, एनालिटिक। तो बाहर वाले रीजन में ये फंक्शन क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा, यानी बाहर वाले रीजन का हर एक पॉइंट इस फंक्शन का एक रेगुलर पॉइंट होगा। और अंदर वाले पॉइंट की बात करें तो अंदर वाले पॉइंट्स पर भी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो अंदर वाले पॉइंट्स पर भी फंक्शन क्या होगा, हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक, बोले तो डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉइंट हो जाएगा। दिक्कत कहां होगी, बाउंड्री वाले पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है। क्योंकि यहां पर अगर मैं लिमिट निकालूं किसी फंक्शन की, है ना, लिमिट मॉड जेड टेंड्स टू 1, कहने का मतलब मैं बाउंड्री पे जा रहा हूं, बाउंड्री पे जाऊं एफ जेड, है ना। तो अगर मैं इनसाइड अंदर से जाऊं तो अंदर तो हमेशा फंक्शन क्या रहता है, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि एफ जेड हमेशा अंदर कितना रहता है, 1। तो इस बाउंड्री पे जाऊंगा मैं तो अंदर की तरफ से जाऊंगा तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो अंदर से आने पर इसकी लिमिट 1, और बाहर से जब मैं जाऊंगा तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 2। कहने का मतलब इन पॉइंट्स पर कहीं भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा इसका मतलब ये बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी पॉइंट रेगुलर पॉइंट नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब जो सिंगुलर पॉइंट्स का जो सेट बना वो क्या बना, इसके अंदर आएंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसकी बाउंड्री पर है, मॉड जेड बराबर 1, ठीक है। और जेड बराबर क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, रेडियस कितनी है, 1। इसके अंदर आ जाएंगे एस के अंदर ई की पावर आयोटा थीटा, सच दैट थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उसके सेट को फाइंड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज। तो सिंगुलरिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दूसरी है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इफ अल्फा इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ, अल्फा एफ का एक सिंगुलर पॉइंट है, एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, अगर आपको एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाए सच दैट द ओपन डिस्क, एक ओपन डिस्क बनाई आपने जिसका सेंटर अल्फा और रेडियस डेल्टा है, इस ओपन डिस्क के अंदर इस अल्फा के अलावा कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं आए, तब हम कहते हैं कि अल्फा एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी आपकी। दोबारा समझे कि अल्फा को आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कब कहेंगे, आइसोलेटेड का मतलब है कि उसके आसपास उसके जैसा कोई नहीं। तो कहने का मतलब कि अल्फा के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क मिल जाए कि इस ओपन डिस्क के अंदर अल्फा के अलावा कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं आए, तब हम कहते हैं उसको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसके हम एग्जांपल से और समझ लेंगे। अगर मान लीजिए किसी फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स है उसका सेट अगर फाइनाइट है तो हम कह देंगे कि उसकी सारी की सारी सिंगुलरिटी क्या होंगी, आइसोलेटेड। इनफाइनाइट आ रहा है तो हमको कोई पता नहीं है, लेकिन अगर फाइनाइट आ जाए तो हम डेफिनेटली कह देंगे कि उस सेट की जितनी भी सिंगुलरिटीज हैं वो सब क्या है, आइसोलेटेड है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है,
जैसे आप मान लीजिए एक फंक्शन है एफ जेड बराबर 1/z² - 1। अब अगर बात करूं इस फंक्शन की मैं सिंगुलरिटीज निकालूं तो इसको तकलीफ कहाँ होगी, जहां इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो z बिलोंग्स टू c सच दैट इसका डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो होगा वहां तकलीफ होगी इसको, तो वही इसके क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो z² - 1 बराबर 0, ये हो गया z - 1 और z + 1 = 0। तो z की वैल्यू क्या हो गई, तो -1 एक +1। तो सिंगुलर पॉइंट का जो सेट बना उसके अंदर क्या आया, तो -1 आया, एक 1 आया। तो ये सेट फाइनाइट है ना, तो ये सारी की सारी सिंगुलरिटीज क्या हो गई, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, है ना। दूसरा है कि जो ऑल सिंगुलरिटीज ऑफ फंक्शंस ऑफ लिस्ट बी, तो लिस्ट बी के हमारे फंक्शंस हैं उनकी जो सिंगुलरिटीज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं। ठीक है, एग्जांपल से हम और समझते हैं। जैसे एफ जेड बराबर z² - z × z - 2, है ना। तो इस फंक्शन की अगर मैं सिंगुलरिटीज निकालना चाहूं तो इसको तकलीफ कहाँ होगी, जहां इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो z बिलोंग्स टू c सच दैट z × z - 2 = 0। और इसको मैं पीछे वाले को सॉल्व किया तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 0, एक वैल्यू कितनी आ गई, 2। और ये हम कह सकते हैं कि सेट क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब इसकी सारी की सारी सिंगुलरिटीज क्या होंगी, आइसोलेटेड होंगी। इसको अगर हम लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन से पढ़ें, इस वाली डेफिनेशन से समझे तो उससे भी हम समझ सकते हैं। देखो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। सिंगुलरिटी एक तो 0 है, एक 2 है। इसके अलावा इस फंक्शन की कोई सिंगुलरिटी नहीं है। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 को हम चेक करना चाह रहे हैं कि आइसोलेटेड है या नहीं। 2 के अराउंड एक ओपन डिस्क मैंने बनाई है ना। अब इस ओपन डिस्क के अंदर मैं देखता हूं 2 के अलावा इस फंक्शन की कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है। एक ऐसे ओपन डिस्क मिल तो रही है मेरे को, बड़ी नहीं बनानी, छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करनी है। इस ओपन डिस्क के अंदर देखो आप, क्योंकि दूसरी सिंगुलरिटी कितनी है, 0। इस ओपन डिस्क के अंदर क्योंकि इसकी दो ही सिंगुलरिटी है, एक तो है 0 है, एक है 2 है ना। तो इस ओपन डिस्क के अंदर 2 के अलावा इस फंक्शन की कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है। इसका मतलब 2 क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सेम तरीके से एक ओपन डिस्क मैं यहां भी बना सकता हूं, इस ओपन डिस्क के अंदर 0 के अलावा कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है। इसका मतलब 0 भी क्या होगी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, तो इस फंक्शन की सिंगुलरिटीज कितनी आ गई, 0 और 2। अब मैं सेकंड वाले फंक्शन की बात करता हूं। मेरा एफ जेड है cot ऑफ π/z, π/z है ना। इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ π/z अपॉन sin π/z। अगर मैं इसकी सिंगुलरिटीज का सेट निकालूं तो देखो मैंने पहले ही कहा था किसी भी पोर्शन का डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। या π/z की बात करूं तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, z, तो वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो 0 इसका क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इसको तकलीफ कहां होगी, जहां इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। एक तो आप देख लिया करो कि कहीं भी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। जिन जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो सिंगुलर पॉइंट्स के अंदर आएंगे। बाकी अब पूरे फंक्शन को देखें तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, sin π/z। तो इसको तकलीफ कहां हो जाएगी, जहां sin π/z क्या हो जाए, 0 के बराबर। इसको हम लिखते हैं sin nπ, और n हम कहां से लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर से। तो यहां से π/z किसके बराबर हो गया, nπ के बराबर। तो यहां से z किसके बराबर हो गया, z हो गया हमारे पास, पाई से पाई काट दूं, 1/n के बराबर। और n मैं कहां से लेता हूं, इंटीजर से। लेकिन n को मैं 0 भी नहीं ले सकता क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं होगा। मैं कहां से लूंगा, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर से। ठीक है, तो इसकी जो सिंगुलरिटीज बनी वो क्या बन गई, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू z। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी कौन कौन सी सिंगुलरिटीज हैं वो आइसोलेटेड हैं। तो इसकी सिंगुलरिटीज हैं उनको मैं ड्रॉ करता हूं एक्सिस पर। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। इसकी सिंगुलरिटीज की बात करें, एक तो क्या है, 0 इसकी सिंगुलरिटी है, एक इसकी सिंगुलरिटी 1 है, -1 रखा है इनकी जगह, तो एक इसकी सिंगुलरिटी -1 है, एक इसकी सिंगुलरिटी 1/2 है, एक इसकी सिंगुलरिटी -1/2 है। तो 2 की जगह -2 रख दिया, ऐसे निकालते जाएंगे, 1/3 -1/3 1/4 -1/4। अब हम देखना चाह रहे हैं कि 1 आइसोलेटेड है या नहीं। तो देखो 1 के अराउंड में एक ऐसी ओपन डिस्क बना सकता हूं, इस ओपन डिस्क के अंदर 1 के अलावा कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है। ये दूसरी सिंगुलरिटी कहां है, 1/2। ये तो बहुत बहुत बार हो गई। तो
1 के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क मिल रही है मेरे को कि उसके अंदर 1 के अलावा कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है। इसका मतलब 1 इसकी क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। 1/2 की बात करूं तो 1/2 के आगे क्या आएगा, 1/3। तो यहां भी एक ऐसी ओपन डिस्क मैं बना सकता हूं कि जिसके अंदर केवल 1/2 ही सिंगुलर पॉइंट है, उसके अलावा कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं है। सेम तरीके से अगर 1/3 की बात करूं तो आगे 1/4 आएगा। तो इसके अराउंड भी क्या कर सकता हूं, मैं एक ओपन डिस्क बना सकता हूं जिसके अंदर 1/3 के अलावा कोई दूसरा सिंगुलर पॉइंट नहीं है। सेम तरीके से सपोज करो मैं 1/10 की बात करूं, 1/10 तो इससे पहले 1/9 आएगा, इधर 1/11 आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। कहने का मतलब यहाँ जितनी भी आ रही है सब क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लेकिन जीरो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि जीरो के अराउंड में अगर एक ओपन डिस्क बनाता हूँ, सपोज करो ओपन डिस्क की रेडियस मैंने 0.1 ली, तो ये पॉइंट मेरा कितना होगा 0.1। तो इस पॉइंट पर एक वैल्यू आ जाएगी 1/10 यहाँ से। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा फिर 1/11। तो इस ओपन डिस्क के अंदर जीरो के अलावा दूसरी एक सिंगुलरिटी मिल गई। अगर मैं और भी छोटी लेना चाहूँ, देखो मैंने मान लीजिए रेडियस कितनी ले ली 0.01, ये मेरा जीरो है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा 1/100। तो जब n की वैल्यू 100 रखूंगा तो 1/100 भी इसकी सिंगुलरिटी होगी। तो 1/101 वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसे अगर मैं और भी छोटी करना चाहूं तो फिर उसके आगे वाला पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। तो जीरो के अंदर तो आप कोई सी भी एक ओपन डिस्क बनाओ जीरो के अराउंड, वहां जीरो के अलावा कम से कम एक सिंगुलरिटी तो मिलेगी। तो जीरो तो आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन इसके अलावा सारी की सारी सिंगुलरिटीज क्या है, आइसोलेटेड है। इसके बाद है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ए सिंगुलरिटी ऑफ एफ is called non-isolated if it is a limit point of set of singularities। कहने का मतलब कोई भी एक सिंगुलरिटी है उसको आप नॉन आइसोलेटेड कहेंगे अगर वो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का एक लिमिट पॉइंट हो जाए, या कहें कि कोई सिंगुलरिटी जो आइसोलेटेड नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन आइसोलेटेड। तो पिछले वाले एग्जांपल की बात करें हम, तो जीरो क्या था, जीरो ये सारी सिंगुलरिटीज क्या थी हमारी, आइसोलेटेड। और इस सेट के अगर लिमिट पॉइंट की बात करें तो वो क्या बनेगा, जीरो। तो ये तो हम कह रहे हैं कि सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का जो लिमिट पॉइंट है, कोई भी सिंगुलरिटी जो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का लिमिट पॉइंट बन जाए उसको हम कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो यहाँ जीरो क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जैसे हम इस एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास है, इसको तकलीफ कहाँ होगी, एक तो तकलीफ वहां होगी जहां कहीं भी इसका डिनोमिनेटर, किसी भी पोर्शन का डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। तो पाई अपॉन जेड, इसका डिनोमिनेटर क्या है, जेड, जेड जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो ये क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट यूनियन। इस पूरे फंक्शन को देखें तो इसको तकलीफ कहां होगी, जब साइन ऑफ पाई अपॉन जेड जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइन पाई अपॉन जेड इसको जीरो के बराबर रखा। तो ये क्या आ गया, साइन एन पाई। और एन में कहां से लेता हूं, इंटीजर से, और नॉन जीरो लूंगा, वो भी समझ आ जाएगा नॉन जीरो क्यों लूंगा। तो यहां से पाई अपॉन जेड किसके बराबर आ गया, एन पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो जेड किसके बराबर आ गया, 1/n के बराबर। तो n बिलोंग्स टू नॉन जीरो, सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, क्योंकि जीरो लेंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा ना। 1/n such that n belongs to z0। ठीक है, अब हम बात करें इसके अंदर जितनी भी सिंगुलरिटीज आ रही हैं सब क्या होंगी, आइसोलेटेड। लेकिन जीरो क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड, क्योंकि ये जो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज है इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। क्योंकि जीरो के नेबरहुड में, नेबरहुड है उसमें इनफाइनाइट सिंगुलरिटीज आ जाएंगी, इसलिए हम क्या कहेंगे, जीरो है वो क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज हैं उनको हम और भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो अल्फा एस माइनस एस प्राइम, इसका मतलब अल्फा सिंगुलरिटी तो है लेकिन सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात कर रहे हैं। तो कोई भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है उसको हम कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। लिमिट जेड टेंड्स टू अल्फा एफ ऑफ जेड, ये कैसे एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, तब हम इस सिंगुलरिटी को कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसे यहां बात करें, इस फंक्शन की अगर सिंगुलरिटीज का सेट बनाऊं तो इसको तकलीफ कहां होगी, जहां इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो केवल जीरो पे तो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो सिंगुलरिटी का सेट क्या बना, जीरो। और जीरो इसकी क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो एस, ये जो सेट है वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट बन जाता है जब सारी की सारी सिंगुलरिटी क्या होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं। यहाँ आप देखें जीरो सिंगुलरिटी है और जीरो के अराउंड मैंने एक ओपन डिस्क बनाई, इस ओपन डिस्क के अंदर और कोई
और कोई सिंगुलरिटी नहीं मिलेगी जीरो के अलावा, क्योंकि इसकी केवल एक ही सिंगुलरिटी है ना, जीरो। तो यही तो है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की डेफिनेशन। तो भी कोई भी सिंगुलरिटी है अल्फा, इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड। अगर अल्फा के अराउंड एक ऐसी ओपन डिस्क मिल जाए, इस ओपन डिस्क के अंदर अल्फा के अलावा कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है, तब उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये आइसोलेटेड है। अब हम लिमिट की बात करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z बराबर लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन ऑफ z अपॉन z कितना होता है, 1। तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब ये सिंगुलरिटी क्या है, z बराबर 0। ये सिंगुलरिटी कौन सी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसकी बात करें सेकंड वाले एग्जांपल की, तो इसकी भी सिंगुलरिटी का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, केवल 0 ही बनेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, z क्यूब नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब z 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको तकलीफ कहाँ है, जब z 0 हो जाएगा तो सिंगुलरिटीज का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, उसके अंदर 0 ही आएगा। तो 0 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अब अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट z टेंड्स टू 0 f z, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा। फिर आप लॉपिटल लॉ लगाएंगे, देखो लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं z के रेस्पेक्ट में, नीचे वाले को कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस z अपॉन 3z स्क्वायर। फिर 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z अपॉन 6z। जब लिमिट लगाएंगे तो साइन z अपॉन z कितना हो जाएगा, 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। तो ये भी कैसे एग्जिस्ट कर रही, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही। तो यहाँ भी कौन सी सिंगुलरिटी है, z बराबर 0, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। इसके बाद बात करें आगे, पोल। अगर मान लीजिए कोई भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, अल्फा बिलोंग्स टू s माइनस एस प्राइम, इसका मतलब है कि अल्फा सिंगुलरिटी तो है लेकिन सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट नहीं है ना। इसका मतलब कौन सी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड। इसको हम कहेंगे पोल। अगर लिमिट, ये लिमिट है वो किसके बराबर हो जाए, इनफाइनाइट के बराबर। कहने का मतलब लिमिट z टेंड्स टू अल्फा f ऑफ z इक्वल टू इन्फिनिटी, तब हम कहते हैं कि z बराबर अल्फा एक पोल होगा। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n such that limit z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा की पावर m f ऑफ z इक्वल टू n, और ये n होना चाहिए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तब m को हम कहते हैं इस पोल का ऑर्डर। ये जो z बराबर अल्फा पोल बना है उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, m। कब, जब लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा की पावर m f z ये किसके बराबर आ जाए, l के बराबर। और l क्या होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। जैसे हम इसकी बात करें तो इस फंक्शन को तकलीफ कहाँ होगी, जहां z 0 होगा। तो सेट ऑफ सिंगुलरिटी क्या बना, 0, आइसोलेटेड है ही, है ना। अब हम लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z अपॉन z स्क्वायर, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉपिटल लॉ लगा सकते हैं। साइन z का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, साइन z का हो गया कॉस ऑफ z, नीचे कितना आ गया 2z। तो z बराबर 0 रखा तो 1/0 कितना बढ़ गया, इनफाइनाइट। कहने का मतलब पोल हो गया। अब हम ऑर्डर की बात करें तो देखो कितना है 0, इसकी पावर 1 लगा के देखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, और यह फंक्शन साइन z अपॉन z स्क्वायर, और लिमिट लगा देते हैं z टेंड्स टू 0। यहां से आ गया लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 z बन जाएगा, एक पावर कट जाएगी, तो कितना बच गया साइन z अपॉन z। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। इसका मतलब यहाँ पावर कितनी है, 1। तो ये जो हमारा पोल बना ये 1 ऑर्डर का पोल बना, और 1 ऑर्डर के पोल को हम कहते हैं सिंपल पोल, है ना। तो यहाँ पर जो z बराबर 0 है वो कौन सा पोल है, सिंपल पोल, या कहें पोल ऑफ ऑर्डर 1, सिंपल पोल। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पोल को देख सकते हैं। इसके बाद आता है इसेंशियल सिंगुलरिटी। कोई भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है उसको आप इसेंशियल कहेंगे अगर वो न तो रिमूवेबल है न ही पोल है। जैसे बात करें, एक फंक्शन है एफ जेड बराबर साइन 1 अपॉन जेड। अब इस फंक्शन को तकलीफ कहाँ होगी, मैंने कहा था किसी भी पोर्शन का डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। इसको तकलीफ कहाँ होगी, जब जेड बराबर 0 होगा। तो इसकी सिंगुलरिटीज का जो सेट बना हो क्या बना, जेड बराबर 0। अब हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन जेड।
ये क्या आएगा, साइन की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। ये क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू। तो लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, न तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है न इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब इसकी जो सिंगुलरिटी है z बराबर 0, वो कौन सी सिंगुलरिटी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है। अब हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर इन्फिनिटी। कभी कभी क्या करता है, आपको एक फंक्शन देता है और कहता है कि इसकी जेड बराबर इन्फिनिटी पे कौन सी सिंगुलरिटी होगी। इसका एक मेथड है टू फाइंड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर इन्फिनिटी। अगर किसी फंक्शन एफ जेड की इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी चेक करनी है तो आप एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जी जेड, और कैसे डिफाइन करेंगे कि इस एफ के अंदर जेड को 1/z से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद इस जी जेड का बिहेवियर देखेंगे जेड बराबर 0 पर। तो जी जेड बराबर 0 पर जैसा बिहेवियर करेगा वैसा ही बिहेवियर किसका हो जाएगा, एफ जेड का जेड बराबर इन्फिनिटी का, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन की z बराबर इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस फंक्शन की बात करूं मैं, तो z बराबर इन्फिनिटी पे आपको सिंगुलरिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, gz। और gz कैसे फाइंड करेंगे कि एफ जेड के अंदर z बराबर 1/z रखेंगे। तो 1/z रखा तो ये बनेगा 3/z²। इसको हम लिख सकते हैं z² प्लस 3/z²। अब हम बात करते हैं, अब जी जेड की हमको सिंगुलरिटी कहां चेक करनी है, z बराबर 0 पर। तो यहाँ पे जो सिंगुलरिटी बनेगी वही एफ जेड की सिंगुलरिटी होगी z बराबर इन्फिनिटी पे। जी जेड की हम चेक कर रहे हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0 जी जेड। तब यहाँ z टेंड्स टू 0 रखा तो 3/0 बना, वो क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक पोल हो गया। और ये पोल हो गया तो हम कह देंगे कि जो जी जेड है, सॉरी एफ जेड है z बराबर इन्फिनिटी पे एक पोल रखता है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी फंक्शन की इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी चेक करनी है तो सबसे पहले जी जेड फाइंड करें। और जी जेड कैसे फाइंड करेंगे कि एफ के अंदर z को 1/z से रिप्लेस कर दें, और फिर देखें कि जी जेड z बराबर 0 पर जैसा बिहेवियर करेगा वैसा ही एफ जेड z बराबर इन्फिनिटी पे बिहेवियर करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन की z बराबर इन्फिनिटी पे सिंगुलरिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होने चाहिए कि अगर मान लीजिए z बराबर इन्फिनिटी पे कोई इंटायर फंक्शन है, उसका पोल है z बराबर इन्फिनिटी पे, अगर कोई इंटायर फंक्शन पोल रखता है तो केवल एक ही कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ही कंडीशन में कोई इंटायर फंक्शन z बराबर इन्फिनिटी पे पोल रख सकता है अगर केवल और केवल वो फंक्शन नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, है ना, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ऑर्डर ऑफ पोल, जो पोल का ऑर्डर है वो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उसके बराबर होगा। इसके बाद इफ एन इंटायर फंक्शन हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z बराबर इन्फिनिटी देन इट इज कांस्टेंट। अगर कोई भी एक इंटायर फंक्शन है वो z बराबर इन्फिनिटी पे अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखता है तो वो फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद इफ the set of singularities of any function is unbounded then z बराबर infinity is non isolated singularity। तब z बराबर infinity क्या होगा, non isolated singularity। कहने का मतलब कोई भी एक फंक्शन है जिसका सिंगुलरिटीज का सेट वो अनबाउंडेड है तो z बराबर इन्फिनिटी उस फंक्शन की नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था, हमने ये एग्जांपल पढ़ा था कि इस फंक्शन का जो सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का आ रहा था वो ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था 2n प्लस पाई आयोटा n बिलोंग्स टू z। ये तो आ रहा था सेट ऑफ सिंगुलरिटीज, और ये क्या है, इनफाइनाइट है, सॉरी अनबाउंडेड है, तो z बराबर इन्फिनिटी इसकी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स थे। ये आज हमने सिंगुलरिटी को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, बाकी सिंगुलरिटीज को हम एक बार दोबारा भी डिस्कस करेंगे जब हम लॉरेंट एक्सपेंशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।